हाय फ्रेंड्स, हम आए हैं फ्रांस की क्रांति को लेके। जो आप जानते हो कि विश्व इतिहास का जो भी सिलेबस होता है उसमें फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्वेश्चन के लिए, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, टीचिंग के लिए, चाहे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, EMRS हो, सब में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में रहते हैं। ठीक है। और यूपी को छोड़ के अदर जो स्टेट हैं वहाँ पे भी जो PGT और TGT का हिस्ट्री का पेपर होता है वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, तो उसमें यह बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसका कारण पढ़ेंगे हम कि फ्रांस की क्रांति के होने के कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस में ही क्यों हुई थी, फ्रांस में क्रांति की अनिवार्यता क्या थी, क्रांति के विभिन्न चरण के बारे में बात करेंगे, क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसको एक अलग से वीडियो बनाई गई है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति के लिए। फ्रांस की क्रांति के लिए कौन कौन कारण उत्तरदायी थे, तो फ्रांस की क्रांति के लिए बौद्धिक कारण था, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और तात्कालिक कारण, ये सभी कारण उसकी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। क्योंकि ये सब क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि राजनीतिक कारणों में निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राज्य एवं फ्रांस की महारानी का षड्यंत्र था, ये सब क्रांति। फ्रांस की शक्ति यानी फ्रांस की जो शक्ति थी वह राजा के हाथ में कब सीमित हो गई थी, तो वह राजा के हाथ में सीमित हो गई थी या राजा के हाथ में ही संकेंद्रण हो गया था, तो लुई 14वें के समय में हो गया था। यानी उस समय के इतिहासकारों ने क्या लिखा है, तो लिखा है कि राजा के जो शब्द थे वहीं उस समय कानून बनाए जाते, यानी कि जो राजा कह देता था वहीं फ्रांस का कानून हो जाता था। राजा जिस प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से शासन करता था वह ढांचा कैसा था, तो वह ढांचा शोषण का, विलासिता का एवं षड्यंत्रों का तंत्र बन चुका था। और प्रशासनिक पदों पर प्राप्त करने के लिए खरीद बिक्री से क्या हुआ था कि जो प्रशासन की गुणवत्ता थी उसमें गंभीर गिरावट आ गई थी। इस तरह से जो फ्रांस में समस्याएं थी, तो इस समस्या को संभालने के लिए एक योग्य शासक की ज़रूरत थी। लेकिन 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन बनता है, तो लुई 16वां बनता है। और यह कैसा शासक था, तो यह दूरदर्शिता का अभाव वाला शासक था, उसमें दृढ़ निश्चय की भी कमी थी। लुई 16वां की पत्नी कौन थी, तो लुई 16वां की पत्नी का नाम था महारानी एंता वेनेत नाम था, क्या था, एंता एनोत नाम था। और यह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो जाती थी। किसका शिकार हो जाती था, दरबारी षड्यंत्र का। इसका पावर चलता था वहाँ पे और ये मंत्रियों के साथ मिलजुल के उठपटांग काम करती रहती थी, जिससे जनता में आक्रोश होता रहता था। उस समय फ्रांस में जो आर्थिक मंत्री थे तुर्जो था। कौन था, तुर्जो था और नेकर था। कौन था, तुर्जो और नेकर जो थे वो आर्थिक मंत्री थे। इन्होंने बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास किया था वह स्वार्थी होने के कारण यानी निहित स्वार्थ के कारण क्या हो गया था, तो असफल हो गया था। जब कोई हथकंडा हाथ नहीं लग रहा था, कोई स्थिति सुधार नहीं रही थी, तो अंत में क्या किया गया कि अंत में स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना ही एकमात्र विकल्प बच गया। और इसी स्टेटस जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी, तो इस बैठक में सुचारू रूप से जो प्रोसेस लेना था तो जनता को पसंद नहीं आया, तो यही क्या हो जाता है, क्रांति का यहीं से शुरुआत शुरू होता है। कब, जब बैठक बुलाई जाती थी 1789 में। इसी के साथ फ्रांस में राष्ट्रीय संपत्ति राजनीतिक समानता युद्ध के खर्चों की भरपाई एवं पानी खर्च चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारी कर्ज लिया गया। यानी युद्ध का खर्चा की भरपाई करने एवं अन्य खर्च के चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा क्या काम किया जाता था, तो भारी खर्च लिया गया था। फ्रांस में 1778 में क्या स्थिति देखने को मिलती है, तो फ्रांस में 1778 ईस्वी में यह स्थिति देखने को मिलती है कि वसूले गए राजस्व के आधे से अधिक भाग का जो ऋण होता था, आधे से अधिक भाग जो होता था इनके द्वारा जो वसूला जाता था, वह ऋण का ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता था। फ्रांस में जो कुल भूमि थी, यानी कि दो वर्ग जो था, कौन सा, यानी कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। कौन सा, पादरी, कुलीन और तीसरे स्टेट के लोग आते थे। तो तीसरे स्टेट में जो किसान थे, कारीगर थे, वकील थे, शिक्षित लोग थे तीसरे वर्ग में, और पादरी पहला वर्ग में, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग था। तो फ्रांस की जो कुल भूमि था, फ्रांस की कुल भूमि का 45% भाग किसके पास था, तो फ्रांस की कुल भूमि का 45% भाग जो था वह दोनों के पास था। किसके पास, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पास था। अधिकांश प्रशासनिक सैन्य पदों पर इन्हीं का नियंत्रण था वहाँ पे। प्रथम स्टेट में कौन से लोग थे, तो पादरी वर्ग था एवं रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी शामिल थे। कौन थे प्रथम वर्ग में, तो प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग एवं रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी शामिल थे। इनके पास पूरे फ्रांस की ज़मीन का कितना हिस्सा था, तो पहले वर्ग के जो पादरी वर्ग और रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे, तो फ्रांस की जितनी ज़मीन थी उस ज़मीन का 1/5 हिस्सा इनके पास था, यानी कि 20% हिस्सा किसके पास था, तो 20% हिस्सा पहले वर्ग के पास था। और हमने पहले पढ़ा था कि इन दोनों के पास कितना था, तो 45% था। तो कितने बच गए, 25%। तो दूसरे स्टेट के पास कितने हो जाएगा, तो दूसरे स्टेट्स के पास 25% हो जाएगा, जो कुलीन वर्ग था। तो पादरी वर्ग के पास 20% कुल जमीन थी पूरे फ्रांस का, और भी 25% जमीन दूसरे स्टेट के पास था। प्रथम स्टेटस के पास 25% जमीन थी, और ये लोग, इनके द्वारा कर भी लिया जाता था। कौन सा कर लिया जाता था, पादरियों के द्वारा, तो टाइड कर लिया जाता था। ठीक,
और राज्य सभी खर्चों का वहन। छोटे पादरी सुविधा विहीन, यानी छोटे पादरी जो थे सुविधा विहीन थे और उनका जीवन कष्टपूर्ण था। दूसरे स्टेट में कौन थे? तो दूसरे स्टेट में सामंत या अभिजात्य वर्ग के लोग रहते थे। इनके पास फ्रांस का कितना हिस्सा था? तो 1/4 भाग जो था इनके पास था और 1/5 भाग पादरियों के पास था। इन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, जबकि किसानों से वे अनेक प्रकार का कर वसूलते थे। और ये कौन सा कर वसूलते थे? तो ये बेगारी भी करवाते थे और ये सामंती कर भी वसूलते थे। यानी कि कुलीन वर्ग कौन सा वर्ग कर वसूलता था? तो सामंती कर वसूलता था। पादरी वर्ग टाइल कर वसूलते थे और जो गवर्नमेंट थी वो क्या वसूलती थी कर? तो टाइल वसूलती थी। अधिकांश सामंत जो थे वह कहाँ रहते थे? वर्साय में रहते थे। वर्साय के महल में नहीं, तो वर्साय के अगल बगल जो अपना हिस्सा बना लिया था वहाँ रहते थे। इन्होंने अपनी जमीन और जागीर से कट गए थे। इसमें क्या था कि जो नॉर्मल लोग थे वे राजनीतिक सहभागिता में क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। कुछ धनी बुर्जुआ जो थे वह प्रशासनिक पदों को खरीद कर कुलीन वर्ग का पद प्राप्त कर लिए थे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है कि 1788 से 1789 में फ्रांस में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ा था, पाले पड़े थे और आर्थिक दशा जर्जर हो गई थी। फ्रांसीसी सेना का लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहना, अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में साझे भागीदारी तथा स्वतंत्रता संग्राम के आर्थिक प्रभाव के कारण क्रांति की तीव्रता बढ़ गई थी। जर्जर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था तथा कोष को ठीक करने के लिए नवनियुक्त मंत्री कौन था? नवनियुक्त मंत्री तुर्जो था। कौन था? यानी कि जो फ्रांसीसी में जर्जर व्यवस्था चल रही थी उसको सुदृढ़ करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो तुर्जो को नियुक्त किया गया था। तुर्जो ने जो फैसला लिया था, जो प्रयास किया था, उससे फ्रांसीसी खर्च कम करने एवं अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। क्या किया था उसने? क्या किया कि फ्रांसीसी खर्च को कम करने के लिए कहा और क्या कहा कि व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा था। ये सुझाव दिए थे और किया भी गया था। इससे कृषकों की दशा सुधरने का प्रयास किया इसने, किंतु कर का दायरा बढ़ाने के लिए कुलीनों पर कर लगाने में उसके प्रयास ने कुलीनों को नाराज कर, यानी कि तुर्जो जो नया मंत्री बनाया गया था वह दूसरे स्टेट को तो कर्ज नहीं देना पड़ता था, तो वो क्या कहता है कि अगर इस स्थिति से निकलना है तो कुलीनों पर भी क्या करना पड़ेगा? कर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस निर्णय से कुलीन क्या हो गए? नाराज हो गए और इसको अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी कि दबाव में इसको अपना पद छोड़ना पड़ा। तुर्जो के बाद कौन मंत्री बनता है? तो तुर्जो के बाद मंत्री बनता है नेकर। कौन अर्थ मंत्री बनता है? तो नेकर को अर्थ मंत्री बनाया जाता है। इसके समय भी सरकारी अपव्यय के मुद्दे पर किससे झगड़ा हो गया? तो महारानी से झगड़ा हो गया। यानी कि तुर्जो का झगड़ा किससे बहस हो गया था? तो कुलीनों से हो गया था। और नेकर जो आया था, नेकर का झगड़ा किससे हो गया? तो महारानी के नेकर से झगड़ा हो गया। किससे? महारानी के नेकर से झगड़ा हो गया। इससे महारानी क्या हो गई? महारानी असंतुष्ट हो गई और उसे भी पद छोड़ना पड़ गया। यानी कि नेकर को भी पद छोड़ना हो गया और इससे पहले तुर्जो भी पद छोड़ चुका था। यानी तुर्जो का बहस हुआ था कुलीनों के मुद्दे पर और नेकर का बहस हुआ था महारानी से असंतुष्ट होने पर। नेकर के बाद किसको मंत्री बनाया गया? तो नेकर के बाद कैलोन को वित्त मंत्री बनाया गया। किसको वित्त मंत्री बनाया गया? तो कैलोन को वित्त मंत्री बनाया गया। यानी क्रम क्या होगा? पहले तुर्जो आता है, फिर कौन आता है? नेकर आता है, फिर उसके बाद कैलोन आता है। फ्रांसीसी सरकार कब दिवालिया हो चुकी थी? तो फ्रांसीसी सरकार 1789 में क्या हो चुकी थी? 1789 में कर्ज ले लेकर दिवालिया हो चुकी थी और फ्रांसीसी सरकार को चलाने के लिए अब कर्ज मिलने की भी संभावना नहीं थी। यानी फ्रांसीसी सरकार दिवालिया कब हो चुकी थी? तो 1789 में। और 1788 में स्थिति खराब हो चुकी थी पूरी और दिवालिया कब हो गई? 1789 में। और 1788 में ऐसा स्थिति था कि जो ये टैक्स जुटाते थे तो उस टैक्स का आधे से अधिक भाग कर्ज चुकाने में ही चला जाता था। जब कैलोन आता है तो कैलोन भी राजा से कहता है, क्या कहता है कि अगर राज्य की आय बढ़ाना है तो कुलीनों पर भी टैक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, क्या कह रहा है कि कुलीनों पर भी टैक्स लगाने पड़ेंगे। इस पर कुलीनों से विवाद हुआ और कुलीनों को इस तर्क के आगे झुकना पड़ा। कौन सा तर्क दिया था? तो कैलोन ने तर्क दिया था कि कर लगाने का अधिकार केवल स्टेटस जनरल का है। किसके पास है? तो स्टेटस जनरल के पास अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में जनरल स्टेटस की बैठक बुलाने का सुझाव किसने दिया था? तो कैलोन ने दिया था। और इसके बात की मानकर राजा ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई तो कैलोन की बात मानकर बुलाई थी। और इससे पहले यह कब हुई थी? तो 175 साल पहले यह बैठक बुलाई गई थी। अब स्टेटस जनरल में क्या हुआ कि जो मांग रखी गई थी वहाँ पे पहला वर्ग था, दूसरा वर्ग था, तीसरा स्टेट के कितने प्रतिनिधि थे? तो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे। सबने मांग किया कोई एक वोट का एक अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ मान स्वीकार नहीं किया गया तो क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। कब? 1789 में। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण होता है 1789 में। इसमें क्या पहले चरण में होता है? तो इसमें स्टेट जनरल के अधिवेशन बुलाए जाने एवं राष्ट्रीय सभा की घोषणा के साथ ही क्रांति का सूत्रपात होता है। पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है और उसी में राष्ट्रीय सभा की घोषणा के साथ क्रांति का सूत्रपात होता है। अगले 2 वर्षों में यानी 1791 में क्या होता है? राष्ट्रीय सभा में सामंतवाद का उन्मूलन तथा राजतंत्र गणतंत्र की स्थापना की गई। कब? 1791 में राष्ट्रीय सभा का निर्माण किया गया, उसमें सामंतवाद का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना की गई। कब घटना घटी थी? 2 साल बाद।
जब यह घटना होने लगी तो राजा कहाँ भागने का फिराक में था, तो फ्रांस को छोड़कर वह भागने की कोशिश में लग गया था। फ्रांस में मानवाधिकार की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो फ्रांस में मानवाधिकार की घोषणा राष्ट्रीय सभा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 23 सितंबर या 23 अगस्त 1791 को। संविधान सभा की घोषणा कब की गई, तो संविधान सभा की घोषणा 1791 में की गई थी। संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया, यानी संविधान की घोषणा के साथ ही संविधान सभा को समाप्त कर दिया। यानी संविधान सभा को कब समाप्त किया गया, तो 1791 में। और उसके जगह पे किसका निर्वाचन हुआ, तो नेशनल कन्वेंशन का निर्वाचन हुआ। क्रांति दूसरे चरण में कब प्रवेश करती है, तो क्रांति दूसरे चरण में सितंबर 1792 में प्रवेश करती है। द्वितीय चरण में क्या होता है, तो द्वितीय चरण में राजवंश की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। राजवंश की सत्ता का पलट कब किया गया, तो द्वितीय चरण में। कब शुरू होती है द्वितीय चरण, तो 1792 में शुरू होती है। इस समय गणतंत्र की स्थापना हुई। विदेशी मुद्दे में फंसे होने के कारण क्रांति ने नया मोड़ लिया और इस चरण में राजा की मृत्यु दंड दे दिया, यानी दूसरे चरण में राजा को मृत्यु दंड दिया गया था। और साथ ही आंतरिक व्यवस्था दूर करने एवं बाह्य आक्रमणों के मुकाबले राष्ट्रीय को बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रीयता को। तीसरा चरण क्या कहलाता है, तो तीसरा चरण क्या कहलाता है, तीसरा चरण फ्रांस का आतंक दौर से गुजर रहा था। कब? फ्रांस का आतंक दौर से गुजर रहा था। तीसरे चरण में क्या देखने को मिलता है, तो इसे आतंक का दौर कहा जाता है। और आतंक का दौर कब से चला था, तो 1793 से 1794 तक आतंक का दौर चलता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो तीसरे चरण में रोबेस्पियर ने अध्यक्षता की थी। और इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे अधिक उत्साही थे और अपने विरोधियों का खात्मा कर रहे थे। और ये लोग सर्वसाधारण के हित में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनका उत्पाद इतना ज़्यादा मचा रखा था इन्होंने कि ये फ्रांसीसी जनता इनकी वजह से घबरा गई थी और अंत में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। बात करेंगे चौथे चरण में। चौथे चरण की शुरुआत में क्या होता है, तो चौथे चरण में संचालक मंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की? डायरेक्टरी की स्थापना की गई। कब? चौथे चरण में। और इसको संचालक को कार्यकारिणी शक्तियाँ सौंप दी गई। और डायरेक्टरी संचालन के खात्मा किसने किया था इस व्यवस्था का, तो नेपोलियन ने किया था। कब किया था? 1799 में। फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस का क्या महत्व था? फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस का क्या महत्व था? फिजियोक्रेटस कौन थे जो फ्रांस की क्रांति में शामिल थे, तो फिजियोक्रेटस जो थे वह अर्थशास्त्र की समझ रखने वालों का विशिष्ट समूह था। यानी फिजियोक्रेटस कौन थे, तो अर्थशास्त्र पर समझ रखने वालों का एक समूह था। और यह कहाँ थे, तो यह फ्रांसीसी विचारक थे, यानी कि जो फ्रांसीसी विचारकों का अर्थशास्त्र की समझ रखने वालों का एक विशिष्ट समूह था। फ्रांस की क्रांति पर भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। ये फिजियोक्रेटस थे, तो इनका क्या था, तो इनका फ्रांसीसी विचारकों का वह समूह था जो प्रकृति को धन मानकर, किसको धन मानकर? प्रकृति को धन मानकर अपने राजनैतिक आर्थिक विचार व्यक्त किए थे। ठीक, ये फिजियोक्रेटस है। फिजियोक्रेटस का नेता कौन था, तो फिजियोक्रेटस का नेता क्वेंसने था। कौन था? क्वेंसने जो था वह फिजियोक्रेटस का नेता था। तुर्जो इसी समूह का संबंध था, यानी तुर्जो भी इसी फिजियोक्रेटस से भी संबंध रखता था तुर्जो। और ये तुर्जो जो था वह क्वेंसने के विचारों का आदर करता था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा समाचार पत्र था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वो था फ्रेंड ऑफ द पीपल। क्या था? फ्रेंड ऑफ द पीपल। इसकी रचना कौन, इसका संपादक किसने किया था, तो मारा ने किया था। किसने? मारा ने, जॉन-पॉल मारा ने किया था। यानी फ्रांस की क्रांति में दूसरा समाचार पत्र कौन सा था, तो दूसरा समाचार था मॉनिटर। मॉनिटर का संपादक कौन था, तो मॉनिटर का संपादक था चार्ल्स जोसेफ था। चार्ल्स जोसेफ पेनकोके था। कौन था? चार्ल्स जोसेफ पेनकोके। शांतोब्रिया विद्वान ने क्या कहा था, तो शांतोब्रिया विद्वान ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक आंदोलन एवं भौतिक दुखों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। किसने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति जो है बौद्धिक आंदोलन एवं भौतिक दुखों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी, तो यह कहने वाला था शांतोब्रिया था। फ्रांस की क्रांति के द्वारा किस वंश का अंत किया गया तो बुर्बो वंश का अंत किया गया था। बुर्बो वंश का संस्थापक कौन था, तो हेनरी चतुर्थ था। कौन था? हेनरी चतुर्थ ने बुर्बो वंश की स्थापना की थी। किस इतिहासकार या विचारक ने कहा था कि हेनरी फ्रांस के शासकों में नवीनताओं को आत्मसात करने वाला प्रसिद्ध शासक था, तो यह बात कही थी एजे ग्रांट ने कही थी। किसने कही थी? एजे ग्रांट ने कही थी। किसके बारे में? हेनरी चतुर्थ के बारे में। अब बात करेंगे ह्यूगनाट्स कौन थे, यानी कि फ्रांस की क्रांति में ह्यूगनाट्स कौन थे। प्रोटेस्टेंट फ्रांस में क्या कहे जाते थे, तो प्रोटेस्टेंट फ्रांस में ह्यूगनाट्स कहे जाते हैं। यानी कि जो हम प्रोटेस्टेंट के बारे में जानते हैं वहीं फ्रांस में ह्यूगनाट्स कहलाते थे। ह्यूगनाट्स को किसने मान्यता दी थी, तो ह्यूगनाट्स को हेनरी चतुर्थ ने मान्यता दी थी फ्रांस में। ठीक, कब दिया था, तो 1598 ईस्वी में। किस अध्यादेश के अनुसार, तो नानटीज के अध्यादेश के अनुसार। यानी कि हेनरी चतुर्थ जो फ्रांस का राजा था जिसने बुर्बो राजवंश की स्थापना की थी, उसने नानटीज का अध्यादेश जारी किया। कब? 1598 ईस्वी में नानटीज का एक अध्यादेश जारी किया। और इस अध्यादेश में फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनी सहमति दी। तो यही प्रोटेस्टेंट धर्म जो था फ्रांस में ह्यूगनाट्स कहलाए। हेनरी चतुर्थ के बाद जब उनकी हेनरी चतुर्थ की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद कौन फ्रांस का राजा बनता है, तो हेनरी चतुर्थ का अल्पवयस्क पुत्र लुई 13वां फ्रांस का राजा बनता है। लुई 13वां का कौन सा योग्य मंत्री था जिसको
समर्थन प्राप्त था तो रिसलू था। कौन था? रिसलू। रिसलू किसका मंत्री था? तो लुई 13वें का मंत्री था, जो योग्य मंत्री था। ऐसा कहा जाता है कि लुई 13वें को अगर रिसलू जैसा योग्य मंत्री का साथ नहीं होता तो उसका जो शासनकाल था वो महत्वहीन हो जाता। किसके समय में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी? तो लुई 13वें के समय में, यानी लुई 13वें के समय में 1614 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद दोबारा कब बुलाई गई? तो लुई 16वें के समय बुलाई गई। उससे पहले कब बुलाई गई थी? लुई 16वें से पहले तो लुई 13वें के समय बुलाई गई थी, 1614 ईस्वी में। रिसलू के मरने के बाद लुई 13वां ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो रिसलू के मरने के बाद लुई 13वां ने कार्डनिक मेजरीन को, किसको? कार्डनिक मेजरीन को अपना प्रधानमंत्री चुना। कब? 1642 ईस्वी में। रिसलू की मृत्यु कब होती है? 1642 ईस्वी में। कार्डनिक मेजरीन किसके स्थान पे? रिसलू के स्थान पे कार्डनिक मेजरीन। लुई 13वें की मृत्यु कब होती है? तो लुई 13वें की मृत्यु 1661 ईस्वी में होती है। रिसलू की मृत्यु कब होती है? रिसलू की मृत्यु 1642 में होती है। ठीक। और इसके बाद कौन राजा बनता है? तो इसके बाद लुई 14वां राजा बनता है। किस राजा के समय में फ्रांस की सत्ता अपने उत्कर्ष पे थी? तो लुई 14वें के समय फ्रांस की सत्ता अपने उत्कर्ष पे थी। लुई 14वां ने कब घोषित किया कि फ्रांस के अधिकांश जो प्रोटेस्टेंट हैं उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया है, अतः जो नान्टीज का आदेश पारित किया गया था राजा उस आचरण को करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह वक्तव्य उसने कहा था 1685 ईस्वी में। कब कहा था? 1685 ईस्वी में, जब फ्रांस की सत्ता को ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसके बाद यह घोषित करता है कि जो फ्रांस की जो प्रोटेस्टेंट के जो अधिकांश लोग हैं वो कौन सा धर्म अपना लिए हैं? तो कैथोलिक धर्म को। इसलिए नान्टीज अधिनियम को कब रद्द किया गया था? तो 1685 में नान्टीज अधिनियम को क्या कर दिया जाता है? नान्टीज अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। लुई 14वां ने जब नान्टीज अधिनियम को रद्द कर दिया तो क्या देखने को मिलता है? तो फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट थे वो बहुत सारी संख्या में जो प्रोटेस्टेंट थे वह फ्रांस छोड़कर चले गए। फ्रांस के किस शासक को ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है? तो फ्रांस के किस शासक को ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है? तो लुई 14वें को ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है। लुई 14वें को ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है। तो नेपोलियन को क्या कहा जाता था? बताइए। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता था। फ्रांस का कौन राजा था जिसने सूर्य की उपाधि धारण की थी? स्वयं सूर्य राजा की उपाधि धारण की थी। तो लुई 14वां था। और किसने कहा था मैं ही राजा हूं? तो लुई 14वां ने कहा था। वर्साय नामक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्साय नामक महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। यह फ्रांस से कितना दूर था? तो यह फ्रांस से 14 मील दूर था और इसमें बहुत बड़ी धनराशि खर्च किया था। वर्साय महल को बनाने में कितना वर्ष लगा? तो वर्साय महल को बनाने में 13 वर्ष का समय लगा था और इसके निर्माण से ही राजकोष खाली हो गया था। लुई 14वां ने मरने से पहले अपने पुत्र से क्या कहा था? तो लुई 14वां ने मरने से पहले अपने पुत्र लुई 15वें से कहा था कि अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना, ठीक है, युद्ध के प्रति अनुराग की नीति का अनुसरण करना। लेकिन जो लुई 15वां था वह युद्ध के परित्याग के पक्ष में नहीं था। लुई 15वां कैसा शासक था? तो लुई 15वां अयोग्य शासक था और वह कहता है कि मुझे ताज चुभता है। कौन सा फ्रांस का शासक कौन हुआ जिसने कहा कि मुझे ताज चुभता है? तो वह था लुई 15वां। वह परेशान होकर कहता था कि काश मैं त्यागपत्र दे पाता, मैं भी त्यागपत्र दे पाता। इसके व्यवहार को देखकर इतिहासकारों ने क्या लिखा? इतिहासकारों ने लिखा है कि लुई 16वें ने जो किया उसकी पृष्ठभूमि लुई 15वें ने रखी थी। यानी कि इतिहासकारों ने क्या लिखा कि लुई 16वां ने जो कार्य किया उसकी पृष्ठभूमि किसने रखी थी? तो लुई 15वें ने रखी थी। लुई 16वां ने कैसी विरासत प्राप्त किया था? तो लुई के सामने बहुत बड़ा संकट था। राजकोष का संकट था, फ्रांस के बाहर निरंतर उलझाव था, दरबार की अव्यवस्था थी। लुई 16वां सुस्त था, आलसी था, निद्रा प्रिय शासक था। साथ ही साथ उसकी आत्मसंतुष्ट भावना से फ्रांसीसी क्रांति को ओर ढकेलता चला गया। इसके दो शौक थे, यानी लुई 16वां के क्या शौक थे? दो शौक थे। क्या? पुराने ताले को ठीक करवाना, शिकार खेलना। लुई इसके अलावा बंदूक चलाना और बाल संवारना भी पसंद करता था। यानी पुराने ताले ठीक करवाना कौन शासक जानता है यार? लुई 16वां पुराना ताला ठीक करवाता था, सोचो। और नाट्यशास्त्र में समय बिताना। इसके अन्य शौक थे मेरे भाई, दो मुख्य शौक थे, वो पुराने ताले को ठीक करवाना और शिकार खेलना, ये उसके मुख्य शौक थे। और अन्य शौक में थे बाल संवारना, बंदूक चलाना और नाट्यशास्त्र में समय बिताना। यही कारण है कि विचारकों ने लिखा कि फ्रांस के यूरोप के लिए एक तरह आकर्षण था तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति के तत्वों का विस्फोटक संग्रह हो रहा था। किसके बारे में लिखा गया? तो लुई 16वें के बारे में लिखा गया। फ्रांस के किस शासक को कहा जाता है कि गोबर के ढेर पर उगे फूल के समान था? तो गोबर के ढेर पर उगे फूल के समान कौन शासक था? तो लुई 16वां था। किस शासक ने कहा था, यानी कि फ्रांस का वह कौन सा शासक था जिसने कहा था कि दुनिया उसको ऐसा लग रहा है कि
दुनिया मेरे ऊपर गिर रही है, तो वह कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया मेरे ऊपर गिर रही है, तो इसके आधार पे लुई 16वां को क्या कहा गया था? तो लुई 16वां को उदार निरंकुश शासक कहा गया था। क्या कहा गया था? उदार निरंकुश शासक कहा गया था। लगभग सभी बुर्बो वंश के राजा ने अपनी पत्नी के नकारात्मक दबाव में शासन का संचालन किया, लेकिन फ्रांस का ऐसा कौन शासक था जिसके ऊपर अपनी पत्नी का अधिक प्रभाव था? तो वह था लुई 16वां। लुई 16वें का अपनी पत्नी यानी उसके ऊपर उसकी पत्नी का ज़्यादा अधिक प्रभाव था। लगभग सभी राजाओं ने पत्नी के नकारात्मक स्वभाव से शासन किया। एक लाइन तो महारानी एंटावेनेट कहाँ की रानी थी? तो ऑस्ट्रिया की रानी थी। और किसकी बहन थी? तो ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ द्वितीय की बहन थी। किसकी? जोसेफ द्वितीय की बहन थी। फ्रांस की जनता महारानी एंटावेनेट को घृणा करती थी और किस नाम से पुकारती थी? तो ऑस्ट्रियन स्त्रियां मैडम डीटो नाम से पुकारती थी। मारिया एंटोनेट को क्या कहा जाता था? मारिया एंटोनेट को कहा जाता था कि योग्य माता की अयोग्य पुत्री कहा जाता था इसे, इसीलिए इसकी माता का नाम क्या रखा गया था? मेरिया थेरिट। इसकी माता का क्या नाम था? मेरिया थेरिट नाम था, जो ऑस्ट्रिया की महारानी रह चुकी थी। मेरिया थेरिट नाम था इनकी माता का नाम। किसने कहा था गरीबों से कि तुम्हें रोटी नहीं मिलती तो तुम केक क्यों नहीं खाते? तो मारिया एंटोनेट थी। फ्रांस के प्रांतीय शासन को कितने भागों में बांटा गया था? तो फ्रांस के अंदर प्रांतीय शासन के लिए 2 भागों में बांटा गया था। किसने भागों बांटा गया था? 2 प्रकार के प्रांतों में बांटा गया था। पहला, प्रथम प्रकार के प्रांत को गवर्नमेंट कहते थे। प्रथम प्रकार के प्रांत को क्या कहा जाता था? गवर्नमेंट कहा जाता था। और दूसरे प्रांत को क्या कहा जाता था? लेना रालिटे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेने रालिटे कहा जाता था। शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो शासन राजा द्वारा नियुक्त एतांदों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? वहाँ पे यानी कि 2 प्रांतों में बांटा जाता था। तो एक प्रांत गवर्नमेंट कहा जाता था और दूसरा प्रांत लेने रालिटे कहा जाता था। और यहाँ पे शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो एतांदों के द्वारा किया जाता था। और एतांदों की नियुक्ति कौन करता था? तो राजा करता था। फ्रांस की जनता किसको निर्दयी करती थी? तो फ्रांस की जनता, इनको फ्रांस के 30 निर्दयी कहते थे। यानी कि एतांदों को क्या कहा जाता था? तो एतांदों को 30 निर्दयी कहते थे। कौन? फ्रांस की जनता। यानी पूछ देगा क्वेश्चन कि 30 निर्दयी किसे कहा जाता था? तो फ्रांस के एतांदों को 30 निर्दयी कहा जाता था। राजा के स्वेच्छाचारी शासन पर कौन अंकुश लगा सकती थी? तो राजा के स्वेच्छाचारी शासन पर पार्लियामेंट अंकुश लगा सकती थी। पार्लियामेंट की संख्या कितनी थी? तो पार्लियामेंट की संख्या 13 थी। कितनी थी? 13 थी। कहाँ की पार्लियामेंट सबसे शक्तिशाली थी? तो पेरिस की जो पार्लियामेंट थी वह सबसे शक्तिशाली थी। इस पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था? तो पार्लियामेंट कहा जाता था। किसके? यानी कि पेरिस के साथ 7 अन्य शहरों में कितनी पार्लियामेंट थी? तो 13 पार्लियामेंट। इसी को क्या कहा जाता था? तो पार्लियामेंट कहा जाता था। स्टेटस जनरल की स्थापना किसने की थी? तो स्टेटस जनरल की स्थापना सम्राट फिलिप ने की थी। किसने की थी? तो सम्राट फिलिप ने की थी 1302 ईस्वी में। स्टेटस जनरल की जो हम जानते हैं कि स्टेटस जनरल की स्थापना किसने की थी? तो स्टेटस जनरल की स्थापना सम्राट फिलिप ने 1302 में की थी। संविधान सभा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? तो मानवाधिकार की घोषणा की बात करें तो किसके अनुसार? पाल हेंसन के अनुसार। पाल हेंसन के अनुसार 24 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों को एवं फ्रांस के मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया गया। कब? 24 अगस्त 1789 को। यह घोषणा किस आधार पर थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा के नमूने पर। किसके आधार पर किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के नमूने पर इस अधिकारों की घोषणा की गई थी। घोषणा का प्रकाशन किया गया था। घोषणा का प्रकाशन किया गया था 23 अगस्त 1789 को। लफायते के प्रस्ताव द्वारा कौन सी घोषणा की गई? तो लफायते के प्रस्ताव द्वारा मानव एवं नागरिक अधिकार की घोषणा की गई थी, जिसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये किसके द्वारा किया गया था? तो लफायते के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह घोषणा किस पर आधारित था? तो यह घोषणा स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित था। इसको क्या कहा जाता था? तो इसको फ्रांस का मैग्ना कार्टा कहा जाता। फ्रांस का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो फ्रांस का मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में कहा गया था। यह घोषणा किस पर आधारित था? तो यह घोषणा रूसो के ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था। किस पर आधारित था? रूसो के ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था। फ्रांस में हीरो कौन हुआ? तो फ्रांस में हीरो रूसो हुआ था। और अमेरिका में हीरो कौन हुआ था? तो अमेरिका में हीरो जॉन लॉक हुआ था, क्योंकि जो स्वतंत्रता की जो संविधान की घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसका आधार लिया गया था। यानी कि जॉन लॉक का जो द्वितीय टिटाइज गवर्नमेंट था वह जॉन लॉक का था। उसको कहाँ पे लिया गया था? टू टिटाइज गवर्नमेंट। तो इसी आधार पे अमेरिका का हीरो जॉन लॉक को कहा जाता है और फ्रांस का हीरो रूसो को कहा जाता है, क्योंकि जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था संविधान के लिए, मानव अधिकार के लिए, तो फ्रांस ने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिया था और अमेरिका ने जॉन लॉक की पुस्तक को लिया था।
इसमें किसका किया गया था? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट का बात की गई थी। इसमें कितनी धाराएं थी? तो 17 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी इसमें? 17 धाराएं थी। इसे ही फ्रांस में आधुनिक युग का एंजल्स कहा गया। फ्रांस में आधुनिक युग का एंजल्स किसे कहा गया? तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट में कितनी धाराएं थी? तो 17 धाराएं थी। इसे ही फ्रांस में आधुनिक युग का एंजल्स कहा जाता है। यही जो कागज़ का टुकड़ा था, कौन सा? डिक्लेरेशन ऑफ राइट। इसी ने किसको स्थापित किया था? तो यही कागज़ का टुकड़ा नेपोलियन को स्थापित किया था। इस कागज़ के टुकड़े को उस विजय से भी महत्वपूर्ण माना गया। इस घोषणा में क्या क्या शामिल था? तो इस घोषणा पत्र में मानव के प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता, कानून, अभिव्यक्ति, संपत्ति का अधिकार, ये सब चीज़ें इसमें शामिल किया गया था। अब बात करेंगे संविधान का निर्माण के बारे में। फ्रांस में जो राष्ट्रीय सभा बनी थी, उस राष्ट्रीय सभा के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो मिराबिये थे और आबेसिये था। इन्हीं के नेतृत्व में फ्रांस को नया संविधान मिला। नहीं, फ्रांस को नया संविधान किसके नेतृत्व में मिला था? तो मिराबिये और आबेसिये के नेतृत्व में मिला था। फ्रांस में संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 1791 ईस्वी में। फ्रांस के संविधान में 2 मुख्य तत्वों पर बल दिया गया था। कौन कौन सा? पहला, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित होगी। दूसरा, शक्ति का केंद्रीकरण राज्य एवं जनता के हित में होगा। शक्ति का केंद्रीकरण। यह फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था। यानी फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान कब था? 1791 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में बना था? तो मिराबिये और आबेसिये के नेतृत्व में। इसी समय एक सदनीय राष्ट्रीय सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें कितने सदस्य थे? तो जिसमें 750 सदस्य होने थे। जिसका कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? तो जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रखा गया था। सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में किया जाता था? तो सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होता था। चर्च के पास संपत्ति का कितना भाग था? तो चर्च के पास संपत्ति का 1/5 भाग था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय सभा में किसने यह प्रस्ताव रखा? राष्ट्रीय सभा में किसने प्रस्ताव रखा कि चर्च की संपत्ति को समाप्त किया जाए? तो तालिला नामक बिशप ने। कौन था? तालिला नामक बिशप जो था, उसने राष्ट्रीय सभा में प्रस्ताव रखा कि चर्च की संपत्ति को समाप्त किया जाए। तालिला के मत का समर्थन किसने किया? तो तालिला के मत का समर्थन मिराबियों ने किया था। और इसी समय कौन सा कानून पारित किया गया? तो इस समय कानून पारित किया गया कि फसलों पर कर लेने का अधिकार, चर्च के अधिकार समाप्त होंगे। और यह प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1790 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1790 में लाया गया था। और इस प्रस्ताव को किस नाम से जाना गया? तो ड्राइंग नाम से जाना गया। यानी कि ड्राइंग का संबंध किससे है? तो ड्राइंग जो है एक प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है? जो फसलों पर जो चर्च द्वारा कर लिए जाते थे, तो उसको समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। उसी प्रस्ताव को ड्राइंग प्रस्ताव कहा गया था। और ये कब लाया गया था? 1790 ईस्वी में लाया गया था। इसी दौरान धार्मिक स्वतंत्रता की भी घोषणा की गई। कब? 1790 या 1789 में धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा। किसके लिए एक नया संविधान लागू किया गया? तो पादरियों के लिए एक नया संविधान लागू किया गया। किसके लिए? पादरियों के लिए एक नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान को क्या कहा गया? तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लीज। क्या कहा गया था? सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लीज। किसके लिए लागू किया गया? तो पादरियों के लिए लागू किया गया। यह संविधान किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो यह सिद्धांत वाल्टेयर के सिद्धांतों पर आधारित था। यानी कि द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लीज किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो वाल्टेयर के सिद्धांत पर आधारित था। और किसके लिए लागू किया गया? तो पादरियों के लिए एक नया संविधान लागू किया गया। और क्या घोषणा की गई कि फ्रांस के जो कैथोलिक पादरी हैं, कौन? फ्रांस के जो कैथोलिक पादरी हैं, उनको इस संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी। जिन लोगों ने शपथ ली वे लोग क्या कहलाए? जरूर कहलाए। क्या कहलाए? जरूर कहलाए। और जिन लोगों ने शपथ नहीं ली वो क्या कहलाए? गैर जरूर कहलाए। ठीक है, गैर जरूर कहलाए। जरूर क्या कहलाते थे? तो न्याय सभ्य पादरी कहलाते थे। जरूर क्या कहलाते थे? न्याय सभ्य पादरी कहलाते थे। और जिन्होंने शपथ नहीं ली वो क्या कहलाए? गैर जरूर पादरी कहलाए। इसी समय क्या क्या बदलाव हुए? तो चर्च के संगठनात्मक ढांचे में भी सुधार किया गया और अनेक मठों को बंद करने की घोषणा की गई, जिससे षड्यंत्र की प्रक्रिया पर लगाम लगी। ये सब प्रक्रिया कब हो रही थी? तो यह प्रक्रिया हो रही थी कब? जब हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय सभा की जब बात की जा रही है, उसके बाद ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। ठीक है, 1791-92 में जो चीज़ें चल रही थी उसी समय हो रही थी, 91 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन दल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन से दल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो जैकोबिन दल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कई दल उभरे थे, जिन्हें क्लब कहा था। जैकोबिन दल जो था वह दल शाही लोगों ने क्रांति के समान विचारों को बढ़ावा देते हुए प्रथम एक द्वितीय स्टेट के न्यूटन वर्ग का समर्थन हासिल था। किसका समर्थन हासिल था? तो न्यूटन वर्ग का समर्थन हासिल था। जैकोबिन दल शाही लोगों ने क्रांति के सामान्य विचारों को बढ़ावा देते हुए प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के न्यूटन वर्ग का समर्थन हासिल था। मिराबियों की मृत्यु कब होती है? तो मिराबियों की मृत्यु 2 अप्रैल 1791 को होती है। कब होती है? 2 अप्रैल 1791 को मृत्यु हुई थी। किसकी? मिराबियों की। बात करेंगे जैकोबिन दल का। जीरोंदिस्ट किन लोगों को हत्या दंड देना चाहता था? तो जीरोंदिस्ट जो था उन लोगों को दंड देना चाहता था जो फ्रांसीसी क्रांति में हत्याकांड के जिम्मेदार थे।
और मारा से घृणा करते थे या देवता से। कम्यून किसके समर्थक थे? तो जो कम्यून थे वह जैकोबियन के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो जैकोबियन के समर्थक थे कम्यून। और इनका देवता कौन था? तो मारा इनका देवता था। जिरोंदिस्ट नेताओं को बंदी बनाने का प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ? तो जैकोबिनों में पारित हुआ था। यानी कि जब यह सम्मेलन प्राप्त हुआ किसको? कि जिरोंदिस्ट नेताओं को बंदी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो यह घटना कब घटी थी? तो यह घटना हुई थी 2 जून को। कब हुई थी? 2 जून को हुई थी। और इस निर्णय को किस नाम से जाना जाता है? तो इस अवैध निर्णय को कुदेत्ता के नाम से जाना जाता है। किसके नेतृत्व में प्रभावशाली अस्थायी सरकार बनी थी? तो जैकोबियन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी थी, जिसने शक्ति पर आधारित आतंक राज्य किया था। जैकोबियन ने किस पर आधारित राज्य कायम किया था? तो शक्ति पर आधारित एक आतंक राज्य कायम किया था। उस दौरान जैकोबियन दल के लोग किसके विचार से प्रभावित थे? तो जैकोबियन दल के लोग दांते के विचार से प्रभावित थे। किसके विचार से? तो दांते के विचार से। यानी जैकोबियन दल का आतंक मचा हुआ था। और क्या कर रहे थे? शक्ति के आधार पर इन्होंने अस्थायी सरकार निर्धारित किया था। यानी कि जैकोबियन दल किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो दांते के सिद्धांत पर आधारित था। आक्रामक विचार, दांते का जो आक्रामक विचार था उससे प्रभावित थे ये लोग। जैकोबियन के द्वारा बनाई गई सरकार को अस्थायी सरकार कहा गया। इन लोगों ने 2 महत्वपूर्ण समितियां बनाई थी। कौन कौन सी समितियां बनाई थी? जन सुरक्षा समिति और दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति। एक थी जन सुरक्षा समिति और एक थी सामान्य सुरक्षा समिति। और एक नई न्यायपालिका का गठन भी किया गया था। किसके द्वारा? जैकोबियनों के द्वारा। जैकोबियन दल का जो एक नई जन सुरक्षा समिति का थी उसका प्रमुख कौन था? तो नई जन सुरक्षा समिति थी उसका प्रमुख, उसका प्रतिद्वंदी रोबेस्पियर बन गया। कौन बन गया था? तो रोबेस्पियर था। यानी जैकोबियन द्वारा इन सभी व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? तो जैकोबियन द्वारा इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य फ्रांस के गणराज्य पर उत्पन्न हो रहे संकट का शक्ति और प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करना, उन पर विजय प्राप्त करना था। यह सब इनका उद्देश्य था। इस समय जैकोबियन या रोबेस्पियर का जो शासनकाल था आतंक का काल बोला जाता था। इस समय जो हत्याकांड हुआ था उसमें किसका हाथ माना जाता है? तो उसमें मारा का हाथ माना जाता है। किसका हाथ माना जाता है? तो मारा का हाथ माना जाता है। मारा ने कौन से अखबार का संपादन किया था? तो द फ्रेंड ऑफ द पीपुल का संपादन किया था। ये कहाँ था? मारा कहाँ था? मारा का आतंक में मारा किसने मारा? मारा तो रोबेस्पियर ने मारा, लेकिन जो आतंक हुआ था उसमें हाथ किसका है? मारा का हाथ है, लेकिन विचार किसका था? किसके विचार से प्रभावित थे? तो कांटे के, दांते के आक्रामक विचार से प्रभावित थे। ये सब बातें ध्यान रखनी है। मारा को किसने मारा? मारा को किसने मारा? मारा को किसने मारा? मारा को एक सुंदर लड़की ने मारा। मारा को किसने मारा? तो मारा को एक सुंदर लड़की ने मारा। किससे मारा? तो चाकू से मारा। मारा को मारा एक सुंदर लड़की ने मारा। मारा तो मारा चाकू से मारा। कब मारा? तो 13 जुलाई 1793 को मारा। कब मारा? तो 13 जुलाई 1793 को मारा। मारा को मारा एक सुंदर लड़की ने मारा। कब मारा? 13 जुलाई 1793 को मारा। मारा तो मारा चाकू से मारा। और मारा का ही हाथ था किसमें? जैकोबिन में जो मारा गया उसी में मारा का हाथ था। मारा को जिस लड़की ने मारा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शालोंत। क्या नाम था? शालोंत था। जब शालोंत से पूछा गया कि तुमने मारा को क्यों मारा, तो उसने कहा कि हमने उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि हमने लाखों लोगों की जान बचाई है, नहीं तो अभी ये मारा और लोगों को मार देता। महारानी एंटावेनोट को गिलोट पे कब चढ़ाया गया था? तो महारानी एंटावेनोट को गिलोटिन पे 16 अक्टूबर 1793 को चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था? 16 अक्टूबर 1793 को चढ़ाया गया था। रानी की हत्या को किसने राज हत्या से बढ़कर बताया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस हत्या को क्या कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यह हत्या राज हत्या से बढ़कर हत्या है। उसका कहना था कि रानी की हत्या एक असंभव कार्य था। वह ऑस्ट्रिया की एक पवित्र अमानत थी जिसका हम लोगों ने अंत कर दिया। नेपोलियन फ्रांस में किससे संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस में शासन चलाने वाली व्यवस्था जो डायरेक्टरी थी उससे संबंधित था। जब फ्रांस में समस्याएं उत्पन्न थी उस समय नेपोलियन का उद्भव हुआ था। यानी कि जो समस्यागत डायरेक्टरी शासन चला रही थी जिससे नेपोलियन जुड़ा हुआ था, तो इस डायरेक्टरी ने शासन कब से चलाया? तो डायरेक्टरी का शासन संचालन कब से हुआ? तो 27 अक्टूबर 1795 से लेके 10 नवंबर 1799 तक। कब? 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक। लगभग 4 साल तक डायरेक्टरी का शासन का संचालन इसी परिस्थिति में हुआ था। और जो डायरेक्टरी के संचालन का कार्यकारी शक्तियाँ थी वो कितने सदस्यों के हाथ में थी? तो 5 सदस्यों के हाथ में थी। यानी कि जो डायरेक्टरी का संचालन लगभग 4 साल तक चला था उसमें कितने सदस्यों थी? तो 5 सदस्यों में थी। 5 सदस्य एक बार बोल चुका है, दोबारा क्यों बोल रहा है बार बार? इसमें 5 सदस्य कौन कौन थे? तो एक था ला रवलियोर था। कौन था? ला लरलियोर या लिपो था। क्या कहा था? ला रवलियोर। दूसरा रिवाल था। कौन था? दूसरा रिवाल था। तीसरा सीएच था। चौथा लत्यूर था। और 5वां बर्रार्स था। तो ये 5 सदस्यों के हाथों में डायरेक्टरी का कार्यकारिणी शक्तियाँ थीं।
इस 5 कार्यकारिणी सदस्यों में से किसने त्याग पत्र दे दिया था? तो 5 कार्यकारिणी सदस्यों में से सिएज ने त्याग पत्र दे दिया था। जब सिएज ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके स्थान पे कौन सदस्य बनता है? तो कार्नो सदस्य बनता है। यानी सदस्यों में निर्णय किसके तरीके से लिया जाता था? तो सदस्यों के चुनाव का निर्णय लॉटरी के माध्यम से लिया जाता था। किस माध्यम से? लॉटरी के माध्यम से चुना जाता था। संचालन के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो संचालन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि युद्धों को जारी रखना। और इस समय नेपोलियन कहाँ पे जीता था? तो इटली में शानदार विजय हासिल की और वहाँ पर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। नेपोलियन ने डायरेक्टरी की रक्षा कब की थी? तो नेपोलियन ने सितंबर 1795 में राजतंत्रवादियों के विद्रोह को, किसको? राजतंत्र यानी कि राजाओं का जो विद्रोह किया गया था, किसके ऊपर? डायरेक्टरी के ऊपर, यानी संचालक मंडल के ऊपर जो विद्रोह किया गया था। तो नेपोलियन ने फ्रांस में अपनी सेना भेजी। कहाँ से? जब वो इटली में रह रहा था उसी समय, तो वहाँ से अपनी सेना भेजी सितंबर 1795 में और अपने डायरेक्टरी के संचालन की रक्षा की। मिस्र की अभियान की बात करें तो नेपोलियन ने जो मिस्र अभियान किया था, तो नेपोलियन ने फ्रांस के सभी शत्रुओं को परास्त किया, लेकिन किसको परास्त नहीं किया था? तो नेपोलियन ने फ्रांस के सभी शत्रुओं को परास्त किया, लेकिन इंग्लैंड को छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था? तो जो इंग्लैंड का शत्रु, फ्रांस का शत्रु इंग्लैंड था, उसको नेपोलियन ने छोड़ दिया मेरे भाई। उसके बाद उसके अलावा अन्य जो शत्रु थे फ्रांस के, उनको इसने क्या किया? हराया, पराजित किया। फ्रांस के सत्ता से हटाए गए बुर्बो राजवंश के शेष लोगों को शरण किसने दिया था? तो इंग्लैंड ने शरण दिया था। और इंग्लैंड को नेपोलियन छोड़ देता है, उसको लड़ाई नहीं करता है उसके साथ। और बाद में नेपोलियन के पतन होने का कारण भी कौन बनता है? तो नेपोलियन के पतन होने का कारण इंग्लैंड ही बनता है। और जो फ्रांस से जो सत्ता से हटाए गए थे बुर्बो राजवंश के जो शेष लोग थे, वो इंग्लैंड में शरण लिए थे। वो कौन थे? तो 38,000 सैनिक, 400 जलपोतों के साथ 19 मई 1798 को, कब? 19 मई 1798 को तूलो से रवाना हुआ थे। कहाँ से? तूलो बंदरगाह से रवाना हुए थे। और इनके साथ कितने विद्वान गए थे? तो 175 विद्वान भी इनके साथ गए थे। 19 मई 1798। जब नेपोलियन इंग्लैंड पहुंचता है तो यहाँ पे इंग्लैंड का समुद्री बेड़ा कहाँ पे मौजूद था? तो भूमध्य सागर में मौजूद था। यानी कि फ्रांस की सेना कहाँ से जाती है? 400 जलपोतों के साथ 38,000 सैनिकों के साथ कब रवाना होती है? तो 19 मई 1798 को तूलो बंदरगाह से रवाना होती है। और इनके साथ कितने विद्वान थे? तो 1075 विद्वान थे। और इंग्लैंड का समुद्री बेड़ा कहाँ पर मौजूद था? तो भूमध्य सागर में मौजूद था। उस दौरान जब फ्रांसीसी सिकंदरिया पहुँचते, कहाँ पहुँचते हैं? सिकंदरिया पहुँचते यानी यूनान पहुँचते हैं। तो नेल्सन, यानी को जो ब्रिटिश का नौसेनापति कौन था? नेल्सन था। ब्रिटिश का नौसेनापति नेल्सन था। वहाँ पहले से, कब? 3 दिन पहले से ही वहाँ मौजूद था। कहाँ पे? सिकंदरिया, जो यूनान का स्थान था। सिकंदरिया पहुँचता तो वो नेल्सन 3 दिन पहले वहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे किसकी हार होती है? तो यहाँ पे नेल्सन मारा जाता है। कहाँ पे मारा जाता है? सिकंदरिया, यूनान में नेल्सन मारा जाता है। इसके बाद नेपोलियन सिकंदरिया से कहाँ जाता है? तो नेपोलियन सिकंदरिया से काहिरा की ओर गया। कहाँ पे गया? काहिरा की ओर गया। काहिरा में फ्रांसीसियों ने किसे हराया? तो काहिरा में फ्रांसीसियों ने मिस्रियों को हराया। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो पिरामिड के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी पिरामिड का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पिरामिड का युद्ध फ्रांसीसियों और मिस्रियों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 जुलाई 1798 को। पिरामिड का युद्ध किसके बाद हुआ था? तो पिरामिड का युद्ध सिकंदरिया यूनान के युद्ध के बाद होता है। जो किसके साथ कब हुआ था? 19 मई नहीं, छोड़ो डेट, दिमाग खराब। नील की लड़ाई कब हुई थी? नील की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो नील की लड़ाई नेल्सन और नेपोलियन के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1 से 3 अगस्त 1798 के बीच में हुई थी। इस पर नेपोलियन के समुद्री बेड़े पर एकाएक हमला कर दिया गया। कहाँ पे? अबूकर की खाड़ी में। कहाँ? अबूकर खाड़ी में। विश्व इतिहास की सर्वाधिक लड़ाई किसे मानी जाती है? तो विश्व इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक लड़ाई नील की लड़ाई को मानी जाती है। कब लड़ी गई थी? 1 अगस्त 1798 को। नेपोलियन के साथ गए विद्वानों में नेपोलियन का पुरातत्ववेत्ता भी शामिल था, जिन्होंने मेम्फिस के मंदिरों एवं मोसेज के कुओं को खोज निकाला था। इस दौरान नेपोलियन के इंजीनियरों को रोसेटा में एक पत्थर मिला था, जिसको 3 और कुछ लिखा हुआ था। कहाँ पे मिला था इंजीनियरों को? रोसेटा में। इससे प्राचीन मिस्र की लिपि का ज्ञान हुआ। उसी समय फ्रांस में गुट का निर्माण हुआ। जब फ्रांस में गुट का निर्माण हो रहा था तो नेपोलियन ने मिस्र में सेना की कमान किसे सौंपकर फ्रांस लौटाया? तो क्लीबर को। किसको सौंपा था? तो क्लीबर को सौंपा था। क्लीबर को सौंपकर शांति से फ्रांस लौटाएगा। नेपोलियन की सत्ता की स्थापना। जब नेपोलियन पेरिस वापस आया तो वहाँ फ्रांस की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। वहीं डायरेक्टली लोग नेपोलियन से आतंकित हुए। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने स्वयं कहा कि मैं ठीक समय पर आया हूँ, क्योंकि डायरेक्टरी की सत्ता चलाने वाली सरकार अपने कार्यों से जनता का विश्वास खो चुकी थी। दांते को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो दांते को फांसी पर 27 मई 1797 को चढ़ाया गया था। कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो दांते को फांसी पर 27 मई 1797 को चढ़ाया गया था। दांते के साथ उसके किस साथी को भी फांसी दी गई थी? तो बाबियूफ को दी गई थी। किसको दी गई थी? तो बाबियूफ को दी गई थी।
बाब्यूफ किसका प्रचार करना चाहता था? तो बाब्यूफ जो था वह समाजवाद का प्रचार करना चाहता था और फ्रांस के खिलाफ एक नए गुट का निर्माण हो रहा था। इस गुट में कौन शामिल थे? तो फ्रांस के खिलाफ एक नया गुट का निर्माण हो रहा था। इसमें इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, रूस शामिल थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। इस विपरीत एवं अराजक परिस्थितियों में अपना धैर्य खो चुकी जनता नाशपाती अब तक पक चुकी थी। किसके सत्ता के बारे में कहा जाता है कि नाशपाती जो है वह अब तक पक चुकी थी? यह किसके बारे में कहा जाता है? तो नेपोलियन की सत्ता से। किससे संबंध है? तो नेपोलियन की सत्ता से संबंध है कि नाशपाती अब तक पक चुकी थी। नेपोलियन के समर्थक कौन थे? तो नेपोलियन के समर्थक वरिष्ठ परिषद के सदस्य थे। किस परिषद के सदस्य थे? तो वरिष्ठ परिषद के अधिकांश सदस्य नेपोलियन के समर्थक थे। वरिष्ठ परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 250। और दूसरे परिषद का प्रथम परिषद यानी वरिष्ठ परिषद को प्रथम परिषद बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, तो मतलब उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ भी एक वरिष्ठ परिषद थी। वहाँ के सदस्यों की संख्या 250 थी और यहाँ के अधिक लोग जो थे वह नेपोलियन के समर्थक थे। और नेपोलियन का जो छोटा भाई था वह किस परिषद का अध्यक्ष था? तो नेपोलियन का छोटा भाई लूसियन था। क्या नाम था? लूसियन। नेपोलियन लूसियन नाम था उसका। नेपोलियन लूसियन नाम था इसके छोटे भाई का। तो वह किस परिषद का सदस्य था? तो वह दूसरी परिषद का सदस्य था। उसकी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 सदस्य संख्या थी। यानी दूसरा परिषद तो निचले वाला परिषद, निचला वाला परिषद तो लोकसभा का आया, तो उसमें सदस्य संख्या ज़्यादा होती है। तो दूसरे परिषद का यानी जिसमें सदस्य संख्या ज़्यादा थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो नेपोलियन का छोटा भाई था। और नेपोलियन का समर्थक कौन सा सदस्य वाला परिषद कर रहा था? तो दूसरा, नहीं, पहला परिषद यानी वरिष्ठ सदस्य वाला, जिसमें संख्या कम थी। वरिष्ठ परिषद के लोगों ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? तो वरिष्ठ लोगों के सदस्यों ने 18वें ब्रेमेयर का, किसका? 18वें ब्रेमेयर का प्रस्ताव पारित किया था। किसने? वरिष्ठ सदस्य के लोगों ने। और नेपोलियन को सुरक्षा और अध्यादेश का पालन करवाने का कार्यभार दिया गया। यानी कि 18वें ब्रेमेयर का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो वरिष्ठ परिषद के लोगों ने दिया था। और नेपोलियन को क्या कार्यभार दिया गया? तो नेपोलियन को सुरक्षा और अध्यादेश का पालन करने का कार्यभार दिया गया। यह जो अध्यादेश पारित किया गया था किस स्थान पे पारित किया गया था? तो सेंट क्लाज नामक स्थान पे पारित किया गया था। कहाँ पे पारित किया गया था? सेंट क्लाज नामक स्थान पर पारित किया गया था। 19वां ब्रूमेयर की बैठक कब हुई? तो 19वां ब्रूमेयर की बैठक 10 नवंबर 1799 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इसकी भी बैठक पुनः सेंट क्लाज में ही हुई थी। यानी कि दूसरी बैठक, यानी कि 19वीं ब्रूमेयर की बैठक, ठीक है, कब हुई थी? 10 नवंबर 1799 को हुई थी। यानी कि जब 19वां ब्रूमेयर की बैठक सेंट क्लाज में आयोजित की गई थी तो इसी दौरान वरिष्ठ परिषद जो थी वह सभा भवन में उपस्थित हुआ। तो इस समय यानी वरिष्ठ सदस्य जो थे, वरिष्ठ परिषद जो थी, उसके विरोधियों ने कौन सा नारा लगाया? तो उसके विरोधियों ने नारा लगाया था तनाशा का नाश हो। ऐसा नारा किसने लगाया था? तो वरिष्ठ परिषद के विरोधियों ने लगाया था। नेपोलियन ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से बिना रक्त बहाए संचालक मंडल को समाप्त घोषित कर दिया। कब? 17 नवंबर 1799 19वें ब्रूमेयर में संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया। और इस समय सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो सत्ता नेपोलियन के हाथ में आ गई। जब सत्ता नेपोलियन के हाथ में आ गई तो इसको किस नाम से जाना गया? तो इसको कूप द एतांत कहा गया। क्या कहा गया? कूप द एतांत कहा गया। नेपोलियन जब सत्ता ग्रहण करता है तो उसको क्या कहा गया? कूप द एतांत कहा गया। किसने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति ने 1914 ईस्वी तक आधुनिक यूरोप की जीवन पद्धति और राजनीति को प्रभावित किया? यह बात किसने कही थी? तो डेविड थॉमसन ने कही थी। किसने कही थी? डेविड थॉमसन ने। डेविड थॉमसन ने क्या कहा था कि जो फ्रांस में जो क्रांति का दौर चला, जो परिस्थिति वहाँ पे थी, वह परिस्थिति 1914 ईस्वी तक पूरे यूरोप में जीवन पद्धति और राजनीति को प्रभावित किया। फ्रांस के क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव व महत्व। फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान था लारेंट लेबोजियर। कौन था फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान? तो फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान था लारेंट लेबोजियर। यह क्या था? वैज्ञानिक था। इसने अपने क्रांतिकारी सिद्धांत को कब प्रकाशित किया? तो लारेंट लेबोजियर ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांत को 1789 में प्रकाशित किया था। कब? 1789 में प्रकाशित किया था। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लारेंट लेबोजियर को माना जाता है। कहाँ का था यह? फ्रांस का रहने वाला था। उपयोगितावाद पर बल किसने दिया था? तो उपयोगितावाद पर बल लारेंट लेबोजियर ने दिया था। उपयोगितावाद को किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो उपयोगितावाद को यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा गया था। नहीं, उपयोगितावाद को क्या कहा गया था? तो उपयोगितावाद को यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा गया। उपयोगितावाद दार्शनिक कौन है? तो उपयोगितावाद दार्शनिक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जेरेमी बेंथम ने निभाई थी। किसने निभाई थी? उपयोगितावाद दार्शनिक में महत्वपूर्ण भूमिका जेरेमी बेंथम ने निभाई थी। और उपयोगितावाद थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो
उपयोगितावाद का सिद्धांत तो दिया था लॉरेंट लेबोजियर ने, लेकिन आधुनिक उपयोगितावाद जो दार्शनिक से जुड़ा हुआ है उसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जेरमी बेंथम को माना जाता है। जेरमी बेंथम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन पुस्तक का नाम किसका है? तो जेरमी बेंथम की पुस्तक है इंट्रोडक्शन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, यानी कि नैतिकता और विधि का परिचय। इंट्रोडक्शन ए मोरल ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किस पे लिखी गई थी? तो यह शासन के सिद्धांत में नैतिकता के महत्व पर लिखी गई थी। जेरमी बेंथम कहाँ का रहने वाला था? तो जेरमी बेंथम अंग्रेज का रहने वाला था। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखा था? 1776 में। क्रांति के प्रभाव क्या रहे? किसानों की दशा में परिवर्तन, उदारवादी लोकतंत्र का प्रकाश, समाजवाद की नींव पड़ी, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, मानवाधिकार की घोषणा हुई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा, राजनीतिक दल की स्थापना, पुरातन व्यवस्था का अंत, स्वतंत्रता के विचार को मान्यता, समानता, बंधुत्व भावना का विकास और जनशक्ति का विकास। किस क्रांति के कारण वामपंथियों का जन्म हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति के कारण वामपंथियों का जन्म हुआ था, यानी फ्रांस की क्रांति के कारण वामपंथियों का जन्म हुआ था, यानी कि वामपंथी का जन्म फ्रांस की क्रांति में हुआ। और वामपंथी का विकास और सक्रिय कब हुए वामपंथी? तो रूस की क्रांति में सक्रिय हुए थे। समाजवाद किसे कहा गया? तो जब किसी व्यक्ति का सहयोग सरकार करेगी तो उसे क्या कहा गया? समाजवाद कहा गया। पूंजीवाद जो कार्य करेगा उसे पूंजीवाद कहा गया। फेबियन समाजवाद क्या कहा गया? तो जहाँ पर पूंजीवाद ने समाजवाद के कुछ अंश को स्वीकार करके कर ले वो क्या कहलाएगा? फेबियन समाजवाद कहलाएगा। यानी फेबियन समाजवाद क्या कहलाएगा? जब पूंजीवाद समाजवाद के कुछ अंश को स्वीकार कर ले तो उसे फेबियन समाजवाद कहा जाता है। फेबियन समाजवाद को व्यवहारिक स्थान पर लागू करने वाले कौन थे? तो फेबियन समाजवाद को व्यवहारिक स्थान पर लागू करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फेबियन समाजवाद। कुछ पुस्तकों के नाम है। पुस्तक है विमेन इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो जीन मन ब्रोकेन ने लिखी थी। जीन मन ब्रोकेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विमेन इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन पुस्तक जीन मन ब्रोकेन ने लिखी थी। द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार किसने लिखी है? तो जी पाल किडास ने लिखा, यानी कि द अमेरिकी रिवॉल्यूशन वार किसने लिखा है? तो जी पाल किडास ने लिखा है। ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार, स्टीफन कॉनवे रिवॉल्यूशनरी वार और द फाइट फॉर फ्रीडम द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार बेंसन होवरिक ने लिखा है। अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार एड्यूस डेविस ने लिखा है। द रूडिमेंट ऑफ लैटिन प्रोसोडाइस जेम्स ओटिस ने। महत्वपूर्ण प्रतीक क्या थे? टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता का, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख सर्वदेशी आंख ज्ञान का प्रतीक, सूर्य की किरण अज्ञानता के अंधेरे को खत्म करती है, राजदंड किसका प्रतीक है? तो शाही सत्ता का प्रतीक है, विधि पट कानून सबके लिए समान है, छड़ों का बच्चीदार गट्ठक एकता की शक्ति, लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, नीला प्लस सफ़ेद प्लस लाल, यह कहाँ का झंडा था? तो फ्रांस का झंडा था। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग कैसा था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला सफ़ेद और लाल था।